नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपके संविधान का अगला क्लास। तो आइए हम आते हैं संविधान की ओर। आज का पॉलिटी क्लास है सर आपका वीडियो नंबर 20, जिसमें आज आप पढ़ने वाले हैं मुझसे भाग 4 और 4A तक आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। 4A मौलिक मूल कर्तव्य था, उसको आप अच्छे से देखे, समझे, जाने, उसके महत्व को समझे आप लास्ट क्लास में। जो भी लास्ट क्लास उन क्लास को देखे होंगे उनको जीवन भर के लिए उनके व्यक्तिगत चरित्र में बहुत ज़्यादा ही परिवर्तन आया होगा, ये आएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। जिन्होंने उस बातों को अपनाया होगा या जिन्होंने बातों को आत्मसात किया होगा, तो उस उम्मीद के साथ आज की क्लास में भी आगे बढ़ते हैं। और भाग 4A के बाद आता है भाग 5 संघ। संघ संघ मतलब केंद्र सरकार। तो भाग 5 जिसको आप संघ सरकार या केंद्र सरकार बोलते हैं, वही दोस्तों आपका। और उस भाग 5 संघ में आज आप देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति का पार्ट 1। तो रियल मायने में सर भाग 5 में आपका अनुच्छेद आता है 52 से 151 तक। उस 52 से 151 तक पूरे संघ सरकार केंद्र सरकार की जो भी चीज़ें हैं वो सभी आपके अलग अलग खंडों में बटी हुई हैं, अलग अलग क्षेत्रों के सेगमेंट में बटी हुई हैं। आपको एक आज पूरा रॉ डायग्राम मैं आपके माइंड में बना दूंगा, जो कि कंटेंट में नहीं है, फिर मैं बनाऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम आएंगे आपके इस कंटेंट पे कि भारत के राष्ट्रपति के पार्ट 1 पे हम आएंगे, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति से ही सर्वाधिक क्वेश्चन और हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति, उसके निर्वाचक मंडल, उसकी चुनाव की प्रक्रिया, उसकी चयन प्रक्रिया, उसकी योग्यता अयोग्यता, ऐसी बहुत सारी बिंदुओं से बनती है। और सर बनना जरूरी भी है, क्योंकि हमारे देश के सबसे सर्वोत्कृष्ट पद पे विराजमान है हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति के पद के बारे में अच्छे से ज्ञान होना, जानना, जागरूकता होना, ये कोई विषय मात्र की बात नहीं है। हम अपने देश के सबसे बड़े पद के बारे में अगर कुछ नहीं जानते हैं तो हम फिर क्या जानते हैं। मूवी की पूरी कहानी हमें याद होती है 3-3 घंटों की, और हमें राष्ट्रपति अपने देश के सबसे बड़े पद के, महामहिम के पद के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, छोटी मोटी। ये तो बहुत अपमानजनक बात है मेरे दोस्त। इसलिए अगर आपको अपने खुद के अपमान से बचना है, खुद को अगर आपको अपने आप को एक विद्यार्थी जीवन से में अगर आप हैं, तो अगर खुद को एक सम्मान भरी दृष्टि से देखना है आईना में, तो ज़रूर आप इसको बहुत ही गंभीरता के साथ सुनेंगे, पढ़ेंगे और आत्मसात करेंगे। तो आइए हम आते हैं उस क्लास की ओर दोस्तों। आइए, और उससे आपको पहले पता है कि सर हम हर दिन हर भाग का एक रिवीजन, हर भाग उसका नाम उसके अनुच्छेदों का रिवीजन करते हैं और हर दिन एक नए भाग को ऐड करते हैं। तो चलिए उस क्रम में हम आगे बढ़ के उसी चीज़ को दोहरा लें। आपका दोनों स्लाइड खत्म हो गया, ये और इसके बाद वाला। आज तीसरे स्लाइड के पहले हिस्से तक हम जाएंगे, और उससे पहले आज हम नहीं जाते। आज हम काम करते हैं पहला स्लाइड और दूसरा स्लाइड को ही अभी लगातार 2-3 क्लास तक रिवीजन करेंगे, तब फिर हम तीसरे स्लाइड की ओर जाएंगे, ताकि यहाँ की सारी बातें हमें रटा जाएँ। तो चलिए इनका पहले तो आप ये याद कीजिए, पीछे छोड़ दीजिए, मुझे देखिए। एक जो कहानी है उस कहानी के माध्यम से याद रखिए कि भाई जब आप आसमान से अवतरित होने आ रहे हैं तो आप क्या देखेंगे, मुझे भारत में पैदा होना है। हाँ, तो भारत की ऐसी भूमि है, भारत का कोई निश्चित क्षेत्र है, इसलिए भागिक हो जाएगा संघ राज्य और उसका क्षेत्र। तो पहले भागिक कोई क्षेत्र होगा भाई, जिसे आप भारत बोलेंगे, ठीक है। सर उस क्षेत्र में कोई ना कोई जनता निवास करेगी, तो उस जनता को वहाँ के नागरिक बोलेंगे, तो सर भाग 2 नागरिकता हो जाएगी। सिर्फ भाग का पहले नाम याद कीजिए। हाँ, और जब वहाँ नागरिक हो गई, उस क्षेत्र में वहाँ की जनता हो गई, भागे क्षेत्र में भाग 2 नागरिकता आ गई, तो नागरिकों को कुछ ना कुछ आप मौलिक अधिकार देंगे, तो भाग 3 हो गई, मौलिक अधिकार हो गई। फिर उस नागरिक ने अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करके अपने लिए राज्य सरकार का निर्माण किया, राज्य का निर्माण करवाया। वह जो सरकार बनी, अब वो लोगों के कल्याण के लिए कुछ नीति बनाएगी। तो राज्य जब नीति बनाए तो कुछ निर्देशक, कुछ गाइडेंस बिंदु को, सिद्धांतों का पालन करे। इसलिए भाग 4 में आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब सरकार तो नीति बना लेगी, उन बिंदुओं को ध्यान में रख के, तो हम जनता का क्या कर्तव्य है। इसलिए भाग 4 से ही 4A आ जाता है कि हम जनता का कुछ कर्तव्य है। इसलिए भाग 4A में हो गया मूल कर्तव्य, हो गया सर। भाग 4 खत्म। सर भाग 5 में आ जाएगा, पांचों उंगली एक होकर के संघ बना लेती हैं, साथ में आ गई, ग्रुप बना ली, संघ बना ली। तो सर भाग 5 आएगा संघ या केंद्र सरकार, जो आज आप पढ़ने वाले हैं, और उसमें आप राष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं। सर उसके बाद भाग 5 संघ में हो गया, तो भाग 6 हो जाएगा सर पूरे देश में प्रशासन कौन चलाएगा, उसका बात हो रहा है। तो पहले केंद्र सरकार चलाती है, फिर आपका सर भाग 7 समाप्त हो गया है, 6 में सर राज्य सरकार चलाती है। तो भाग 5 संघ सरकार या केंद्र सरकार, भाग 6 राज्य सरकार, भाग 7 हो गया 7 से समाप्त, 7वें संविधान संशोधन 7/8/56 द्वारा। फिर आता सर भाग 8 कि सर केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, तो भाग 8 में कौन आएगा, भाग 8 में आ जाएगा केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन। फिर भाग 9 में आ जाएगा सर आपका 9 और 9A कि सर उनके पास प्रशासन कौन चलाती है, पंचायती राज और नगरीय निकाय। तो भाग 9 पंचायती राज, 9A नगरीय निकाय, इन यहाँ का प्रशासन हो गया। और देश में हमारे कुछ विशेष क्षेत्र हैं जो कि अनुसूची में लिखा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और कुछ विशेष अनुसूचित क्षेत्र हैं
जिनमें सर आपके वहीं के जो जनजाति हैं वो खुद के द्वारा प्रशासन करते हैं, इसलिए भाग आपका 10 में हो जाएगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, वहाँ का प्रशासन हो गया। तो इस तरीके से भाग 10 तक देखिए आपको कितने आसानी से कहानी के माध्यम से पता चल रहा है, इसलिए भाग 10 उनके नाम याद रखिए आप पहले तो। ठीक, फिर भाग 11 में क्या बोलता हूँ सर, भाग 11 ये एक और ये एक, सर केंद्र और राज्य, तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध हो जाना, वहाँ से जब एक और एक होकर के 11 हो गए तो भैया इनके बीच में संबंध, तो केंद्र और राज्य संबंध पढ़ते हैं भाग 11 में। भाग 12 में क्या बोलते हैं कि यार तेरी संपत्ति, तेरी संविधान, तेरे वाद, इन सब के 12 बज गए, तेरे वित्त, तेरी संपत्ति, तेरे वाद, तेरी संविधाओं की 12 बज गए, तो भाग 12 में हो गई वित्त, संपत्ति, संविधाएं, आप जान गए भाग 12 में आ गए। फिर भाग 13 में आप क्या बोलते हैं, तेरा व्यापार कैसा है, तेरा बिजनेस कैसा है, तेरा काम धंधा कैसा है, तेरा, तो भाग 13 में हो गए व्यापार, बिजनेस, काम धंधा, ये सब चीज़ें हो गया। तो भाग फिर आता है भाग 14, भाग 14, तो भाग 13 तक आपको एक एक चीज़ याद हो गया। देखिए आप यहाँ तक आगे पहुँच गए, आपसे उस कहानी के माध्यम से ही भाग 13 तक आप पहुँच गए हैं। और भाग 14 में भैया क्या आप कही कि कोई आदमी बिजनेस करना चाहता है भाग 13 के तहत, और कोई आदमी चाहता है मैं गवर्नमेंट नौकरी करूँ। गवर्नमेंट नौकरी वाले किसके अधीन गवर्नमेंट नौकरी होगा, या तो केंद्र के अधीन या राज्य के अधीन प्राप्त होने वाली सेवाएं, तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, भाग 14 हो गया। 13 में भैया आपका जब बिजनेस व्यापार हो गया तो भाग 14 में तो सरकारी नौकरी आएगा। यस सर, भाग 14 में आगे समझिए आपका संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। बस, तो यहाँ तक आपको भाई पढ़ना था, यहाँ तक आपको पूरा भाग और उसके नाम एक कहानी के माध्यम से याद करवाया हूँ, एक समझ के माध्यम से। उसी समझ को अपने दिमाग में रखिए, जो मैं बोल रहा था वही, और उसके अनुच्छेद फिर आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमको पढ़ना हो, जब ये 2 स्लाइड हम पढ़ लेंगे तब हम इस तीसरे स्लाइड की ओर आएंगे अंततः, तब हम अंततः इस तीसरे स्लाइड की ओर आएंगे जहाँ पर दिया हुआ है भाग 4 से 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो संविधान 22 भाग होते हैं, 22 भाग यहाँ तक है, जिससे हम लोगों ने 14 तक पढ़ लिया है। ठीक, तो आइए अब वही चीज़ जिसको हम पढ़ लिया उसके अनुच्छेद को भी हम रिविजन कर लेते हैं एक बार। तो भाग 1 क्या होगा सर, कि भारत कोई ना कोई निश्चित क्षेत्र, कोई भारत बोलेंगे तो हाँ सर भाग 1 हो गया, कोई ना कोई निश्चित क्षेत्र। अनुच्छेद हो गया 1 से 4 के कोई भी क्षेत्र, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाओं में बटी होती है, इसलिए 4 अनुच्छेद इसके अंदर आ गए। सर जो भी क्षेत्र में कोई ना कोई लोग जनता निवास करेगी तो क्षेत्र में रहने वाले लोग वहाँ के नागरिक कहलाएंगे, इसलिए भाग 2 हो गई नागरिकता, 5 से 11। भाग 3 हो, जो नागरिक है उनको कुछ ना कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे, तो भाई उसको प्राप्त होने वाले मौलिक अधिकार हो गए 12 से 35। जिन लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए उन लोगों ने अपने अधिकार का उपयोग करके अपने लिए एक राज्य का निर्माण किया, जो राज्य नीति बनाएगी उनके कल्याण के लिए कुछ निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख के, इसलिए भाग 4 हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP 36 से 51। फिर 4 से बना 4A, तो उसमें सर आपके ये सरकार का जब कोई ड्यूटी है तो हमारा कुछ फ़र्ज़ होना चाहिए, जनता का, सरकार का फ़र्ज़, हमारा फ़र्ज़ हो गया मूल कर्तव्य कि हमारे कुछ न कुछ कर्तव्य हैं, तो 51 का 51A और 4 का 4A मूल कर्तव्य। सर भाग 5 में आता है केंद्र सरकार, भाग 6 में आता है राज्य सरकार, तो केंद्र सरकार हो गया सर 52 से 151 और राज्य सरकार 152 से 237, 52, 151, 152 से 237। भाग 7 समाप्त हो गया, भाग 7 निश्चित हो गया, समाप्त हो गया, तो अनुच्छेद 238। भाग 8 हो गया सर आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बाद आ गया केंद्र शासित प्रदेश। फिर 9 में आ गया सर आपका पंचायती राज, 9A में आ गया आपका नगरीय निकाय। सर भाग 10 में हो गया आपका कुछ अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, खुद देखते हैं वो। भाग 11 में हो गया भैया संघ और राज्यों के बीच का संबंध। भाग 12 में हो गया भैया तेरे वित्त, संपत्ति, संविधाएं, सभी का 12 बज गया। भाग 13 में तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, तेरा व्यापार, वाणिज्य और समागम कैसा चल रहा है। और भाग 14 में हो गया भैया आपका क्या, कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, कि जो लोग बिजनेस करते हैं कुछ लोग भाग 13 के तहत, तो कुछ लोग आपका भैया सरकारी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अधीन सरकारी नौकरी करते हैं, अधीन सेवाएं करते हैं। ठीक, अब इनका अनुच्छेद सर यहाँ पे 238 खत्म हो गया। सर आपको केंद्र शासित प्रदेश में आता है 239 से 242, 39 से 42 केंद्र शासित प्रदेश। पंचायती राज आता है 243 से 243O, नगरीय निकाय आता है 243P से 243G। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आता है 244, 44A, 44A, 244, 44A। संघ और राज्यों के संबंध आता है 245 से 263। विपत्ति और विवाद में आता है सर आपका 264 से 300A। सर व्यापार सुगम का चीज़, इसलिए 301 रुपये चालू करेंगे, 301 से 307, और उसके बाद बच गया 308 से 323, 301 से 307, 308 से 323। इस अनुच्छेद को आप याद कीजिएगा, आपको याद होना चाहिए, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक, 239 से 42 और 243O से 243 O, P से ZG 44, 44A,
45 से 63, 64 से 301, 301 से 307, 308 से 323। यहाँ तक आपको याद होना चाहिए, ये 2 स्लाइड आपको याद होने चाहिए। फिर हम आएंगे यहाँ पे 14A में। 14 के बाद 14A में है भाग 14A, इसमें है अधिकरण 323A से 323B, ठीक। और भाग 15 में है निर्वाचन, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। बस यहीं तक आज का क्लास रहने देते हैं। आइए आते हैं हम आज की क्लास की ओर। ये आपको हर भाग उसका नाम, उसके अनुच्छेद रटे हुए होने चाहिए, इसलिए हर दिन क्लास की शुरुआत में शुरू का पे टाइम में लेता हूँ। अब आज आपको पहले विधायिका, जिसको आप संसद बोलते हैं, फिर विधायिका संसद में आपको भाई जानते हैं संसद का मतलब ये सर आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है ना। तो संसद किससे बनती है? सिर्फ विधायिका ही संसद बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि संसद किसे कहते हैं? लोकसभा को, राज्यसभा को, लोकसभा और राज्यसभा को, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति को। तो आंसर होगा लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीनों को जब आप मिलाएं तभी वह संसद कहलाती है, या तभी वह विधायिका कहलाती है, ठीक। चलिए ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आपका आगे भाई कार्यपालिका। आप देखिए विधायिका तो देख लीजिए, सर कार्यपालिका देखिए। सर कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद माने एजी, है ना, अटॉर्नी जनरल, मंत्रिपरिषद में एजी, महान्यायवादी, इन सब चीज़ से मिलकर बनती है। तो जैसे अभी तक क्वेश्चन क्या था कि सर संसद किसे कहते हैं, तो आपको याद हो गया है सर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद कहलाते हैं। वैसे दोस्तों अब आपसे संसद में विधायिका होती, विधायिका का पूछ चुका जो खेल होना था, अब खेल होगा कार्यपालिका का। कार्यपालिका किससे किससे मिलकर बनती है? तो कार्यपालिका आपकी मिलकर बनती है देश के सबसे प्रमुख राष्ट्रपति से, उनके नीचे उपराष्ट्रपति से, उनके नीचे प्रधानमंत्री से, उस पूरे मंत्री से, मंत्रिपरिषद से, और लास्ट में महान्यायवादी से। इन सबसे मिलकर बनती है क्या? कार्यपालिका। क्योंकि हर मंत्री के अंदर ही पूरा सब विभाग होता है, मंत्रालय होता है। और फिर न्यायपालिका की बात है, न्यायपालिका हुई आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक। क्लियर हो गया बात? चलिए, तो आपको पहले क्वेश्चन पूछता सिर्फ विधायिका संसद किससे बनती था, बोलते लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, बात सही था। आपसे पूछे कार्यपालिका किससे 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 मिलकर बनती है, तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ठीक है। महान्यायवादी जो कि सरकार के वकील होते हैं, किसी सरकारी मुद्दे में सरकार का पक्षधर होते हैं, पक्ष रखते हैं, ठीक। चलिए भारत का राष्ट्रपति, ठीक। देखो आपको क्लियर दिख रहा है नहीं पहले? तो भारत का राष्ट्रपति देखते हैं, सीधा चालू कर दिए हैं क्या? चलिए ये सीधा भारत के राष्ट्रपति पे आ गए हैं। मगर मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ क्या? सर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हम लोगों ने देखिए करते हैं थोड़ा सा। हाँ सर देखिए, हमने सर भाग 1 पढ़ लिया, भाग 2 पढ़ लिया, भाग 3 पढ़ लिया, भाग 4 पढ़ लिया, 4A पढ़ लिया, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ रहे हैं सर आपका भाग 5। भागे है संघ राज्य उसका क्षेत्र, दूसरा है नागरिकता भाग 2, तीसरा आपका भाई अधिकार, मौलिक अधिकार, फिर चौथा आपका DPSP, पांचवा आपका मूल कर्तव्य ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी, और सर पांचवा है आपका संघ अर्थात केंद्र सरकार या राज्य, केंद्र सरकार या संघ सरकार। भाग 5 संघ सरकार है, और आज हम यही पढ़ रहे हैं, तो सीधे इस पे आते हैं। आइए आज हम पढ़ रहे हैं क्या? भाग 5 संघ। संघ मतलब होता है भाई आपका केंद्र सरकार या संघ सरकार, एक ही बात बोल रहे हैं, ठीक। चलिए अर्थात भाग 5 में संघ का मतलब क्या सर? इसमें अंतर्गत पूरा आता है क्या? इसके अंदर पूरा केंद्रीय प्रशासन, जो केंद्र स्तर का प्रशासन है ना, पूरा केंद्रीय प्रशासन आ जाएगा। सर भाग 5 का अनुच्छेद क्या है? सर भाग 5 का अनुच्छेद है 52 से, अनुच्छेद 52 से 151 तक के बीच में। तो दोस्तों इस 52 से 151 को ना बहुत सारे ही खंडों में बांटा गया है, ठीक। इस खंड में भी आपको लिखवा देता हूँ, ठीक, याद रखिएगा इन चीज़ों को। तो ये केंद्रीय प्रशासन किन से मिलकर बनती है? तो पूरा केंद्रीय प्रशासन मिलती है दोस्तों आपके बन के विधायिका से, विधायिका, कार्यपालिका,
न्यायपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रस्ताव के CAG। ठीक हो गया। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो हाँ सर कहीं पूछ ले कि आपका जो केंद्रीय प्रशासन किन से मिलकर बनता है, तो आप बोलेंगे विधायिका, कार्यपालिका, दोस्तों आपका न्यायपालिका, दोस्तों आपके CAG, इन सबसे चारों से मिलकर बनती है क्या, हमारी केंद्रीय प्रशासन। ठीक, इसलिए आप इसमें क्या देखेंगे, इस पूरे भाग 5 में आप इन सभी चीज़ों को देखेंगे। फिर आप देखिए सर विधायिका में आपने पूरा संसद देखा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इसमें हमने देखा ना सर विधायिका में, मैंने देखा सर हाथ भी सर विधायिका को संसद बोलते हैं क्योंकि वही सब नियम कानून बनाता है, सब विधायक विधि विधान बनाता है। इसके अंतर्गत सर आपका संसद, आपके राष्ट्रपति साहब आते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा आता है, निम्न सदन, लोकसभा निम्न सदन, या दोस्तों आपका राज्यसभा आता है। ठीक, कार्यपालिका आपने देख लिया, जो आपको पीछे आपने देखा सर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब महान्यायवादी। फिर न्यायपालिका अपने सुप्रीम कोर्ट देख लिया, और दोस्तों CAG ये भी हो गए। ठीक ठीक, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ये सब चीज़ें लिखता हूँ उसको इंग्लिश में। चलिए हाँ सर विधायिका बोलते हैं लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, क्योंकि सारे नियम कानून बनाते हैं ये सर एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और CAG तो आप जानते हैं, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, CAG, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया बात? यस। तो अब जब भी देखेंगे सर ये 52 से 151 तक का अनुच्छेद है, यही इन चारों हिस्सों में बढ़ता है। तो ये बांटते हैं सर, इसमें लिखवा देता हूँ आपको मैं, चलिए इसमें हम देखेंगे सर 52 से 78 तक आपका, 52 से 78 तक आपका आता है कार्यपालिका। क्या 52 से 78 तक के बीच में आपका आता है क्या, कार्यपालिका। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक पूरा आ जाता है आपका कार्यपालिका। ठीक, सबसे सर आपका विधायिका आ जाती है 79 से 123 तक, 123 तक। कुछ भूल चुकना हो क्योंकि फैक्ट वाली जगह है, इसलिए आपको लिखवा दे रहा हूँ शब्द सर। न्यायपालिका आती है सर आपकी 124 से, ये डायरेक्ट पूछ सकता है, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ये चार्ट बनवा रहा हूँ, 124 से 147 तक। ठीक, और उसके लास्ट में आपका अटॉर्नी जनरल आता है 148 से 151 तक। इसको काम करते हैं, इसको इधर कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक, एग्जीक्यूटिव आपके सब जमेंगे सीक्वेंस में 52 से 78, 79 से 123, 124, 147, 148, 151। तो सर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और CAG इन सभी को मिला करके बनता है आपका केंद्रीय प्रशासन 52 से 151 तक। तो देखिए 52 से 151 तक का जो अनुच्छेद है वो कितने सारे खंडों में बटा है, तो सर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, CAG में बटा है। जिसमें कार्यपालिका में बटा है 52 से 78 तक। और ये कार्यपालिका के प्रमुख में आप देखे थे सर कि राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, इसलिए आप इस कार्यपालिका में पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब चीज़ें पढ़ेंगे। विधायिका में फिर आप पढ़ेंगे 79 से 123 के बीच में आप संसद सब चीज़ पढ़ेंगे। न्यायपालिका फिर आप यहाँ पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब यहाँ पढ़ेंगे, और यहाँ सर आप CAG के बारे में जानेंगे। ठीक, आइए तो आज हमें क्या पढ़ना है, हमें सर राष्ट्रपति का पार्ट 1 पढ़ना है।
तो राष्ट्रपति किसके अंदर आते हैं सर? आपके विधायिका में भी आते हैं, संसद के अंग, क्योंकि हमारे कार्यपालिका में आज हमको पढ़ेंगे कि मेन कार्यपालिका में ही हर कार्य उनके नाम से ही भारत द्वारा हुआ है। भारत में जितने कार्य होते हैं उनके नाम के द्वारा ही संबोधित होते हैं, उनके नाम द्वारा ही होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक, तो आइए, तो जो 52 से 78 है दोस्तों, इसको आप कार्यपालिका में आप 3 बड़े अंग हैं सर। कौन कौन से सर कार्यपालिका में 3 बड़े अंग हैं? वो अंग है सर आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इस चार्ट मत समझिए, इस चार्ट पे कॉन्सेप्ट पूछ सकता है ना आपको कि कार्यपालिका के लिए स्पेशली कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद बनेंगे? 52 से 78 तक। विधायिका के लिए 79 से 123 तक। न्यायपालिका के लिए 24 से 147 तक। सीएजी के लिए 148 से 151 तक। तो 52, 78, 79, 123, 124, 147, 148, 151। फिर कार्यपालिका में कौन कौन मेन आते हैं? तो राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति साहब आते हैं, और दोस्तों आपके आते हैं कौन? प्रधानमंत्री साहब मेन तौर पे। बाकी नहीं, प्रधानमंत्री साहब आए तो भाई मंत्रिपरिषद भी आएगा ही, जो आप पीछे देखे थे। तो सर इसमें जो राष्ट्रपति साहब हैं, ये 52 से 78 तक के अनुच्छेद को फिर इनके बीच में बांटा गया है। इनको बांटा गया, राष्ट्रपति साहब को दिया गया है अनुच्छेद 52 से 62 तक का हिस्सा। 52 से अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति जी के बारे में हर एक चीज बताता है। अनुच्छेद उपराष्ट्रपति जी के बारे में 62 के बाद आ जाएगा 63 से 73 तक। देखिए 52, 10, 62, 63, 10, 73, वैसे पूरा चला है। 73 के बाद आपका हो गया 74, तो कहाँ तक है सर? 78 तक ही है। तो 74 से 78 तक का हिस्सा हो गया प्रधानमंत्री जुड़ा हुआ। इसलिए आप देखते हैं सर राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 आप बार बार सुनते हैं ना, क्यों? आपको कारण समझ में आ रहा है? यस, राष्ट्रपति का पद आप 52 पढ़ते हैं क्यों? क्योंकि यही से चालू हो रहे हैं। तो हाँ भाई, एग्जीक्यूटिव को 3 हिस्से में बांटा जाता है आपका। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। 52 से 78, 79 से 123, 124 से 147, 148 से 152, 151। क्लियर हो गई बातें? यस। फिर आपका जो 52 से 78 है उसको 52, 10, 62, 63, 10, 73, 10, 10 का अंतर है। 52, 10, 62, 63, 10, 73, बचा गया 74 से लेकर 78 तक, तो 78 तक आ गया। तो इसी क्रम में दोस्तों आप पढ़ेंगे, पहले राष्ट्रपति जी पढ़ेंगे, जिसमें आप राष्ट्रपति जी का मुझसे आज पहला पार्ट पढ़ेंगे। तो आप सर ये पूरा डायग्राम ध्यान में रखिए। उसके बाद आज आप मुझसे पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति जी का पार्ट 1। ये इस तरीके से अपने ध्यान में आप रख के चलिए। तो पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं सर, राष्ट्रपति से जुड़ा अनुच्छेद कितना है? 52 से 62 तक। तो हम उस पर आ जाते हैं। राष्ट्रपति जी का अनुच्छेद है 52 से 62 तक। इस पूरे डायग्राम को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। और देखिए, इसको सेट करना बहुत आसान है सर। भाग 5 है संघ सरकार या केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन टूटा होता है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सीएजी। कार्यपालिका 52 से 78, विधायिका सर आपका 79 से 123, न्यायपालिका सर 124 से 147, और आपका सीएजी 148 से 151 तक। तो 52 से 151 पूरा खत्म। फिर हम 52 से 78 वाला जो सेक्शन है, जिसमें आपका कार्यपालिका देख रहे हैं, उस कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हम देखेंगे। जिससे राष्ट्रपति है 52, 10, 62 तक, उपराष्ट्रपति है 63, 10, 73 तक, और प्रधानमंत्री है 74 से 478 तक। क्लियर हो गई बात? अब फिर राष्ट्रपति में जो 52 से 62 तक है, हम उन चीज़ों को अब देखेंगे। फिलहाल अब इसको हम यहाँ पे इस डायग्राम को अपने दिमाग में रखेंगे। इसी से आपको बहुत सारी चीज़ ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी कि भाग 5 के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। तो भाग 5 के अंदर आपको पूरा कार्यपालिका, पूरा विधायिका, पूरा न्यायपालिका, पूरा सीएजी पढ़ना है। इसलिए भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा, ऐसे नहीं मतलब पढ़ाने की सिर्फ दृष्टि से सबसे बड़ा भाग के रूप में आप देखेंगे, है ना? क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है। सीखने के रूप में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, चाहे राष्ट्रपति जी से आए, चाहे आपको भाई विधायिका से आए, चाहे जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट से आए, या सीएजी से आए, और यहीं से आप देखने मिलता है आपको। आइए, फिर आपने सर देखा क्या कि राष्ट्रपति का पद आपने देखा था कि राष्ट्रपति जी का जो पद है सर राष्ट्रपति से जिससे जुड़ा हुआ अनुच्छेद था, अनुच्छेद 52 से 62 तक। तो हम 52 से 62 तक क्या क्या है उन अनुच्छेदों को भी एक बार हम एक नज़र पूरा दोहरा लेते हैं। फिर अनुच्छेद जिस पार्ट 1 में जो आज राष्ट्रपति का पार्ट 1 पढ़ेंगे, उसमें जो अनुच्छेद आज हम पढ़ेंगे उनकी फिर हम डिटेल में प्रवेश करेंगे। पहले उससे पहले आप एक रॉ डायग्राम बनाइए दिमाग में। अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62। तो सर 52 से 62 तक में आ गया। ठीक, चलिए सर अनुच्छेद 52 में ही है
राष्ट्रपति जी का पद, क्या सर 52 में ही है राष्ट्रपति का पद। तो ये लाइन से सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, और 52 ही पहला है, इसलिए सबसे पहले पद ही तो होगा, इसलिए राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में आता है संविधान के, इसलिए राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है, तो संविधान में उसके लिए अलग से एक अनुच्छेद है 52। ठीक सर, जब कोई इस पद में बैठ जाएगा तो क्या उसको, क्योंकि कार्यपालिका के अंग है, तो क्या जैसे इस पद पर कोई बैठेगा उसको तुरंत ही उसको उसकी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। हाँ सर, उसको उसकी कार्यपालक शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी, कार्यपालक शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए आपको आसानी से देखिए याद करवा रहा हूँ मैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति इस पद पे बैठेगा, 52 के तहत पद पे बैठेगा, पद पे बैठते साथ उसको उसकी कार्यपालक शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि पद शक्ति ही तो देता है, और शक्ति तो दे देगा उस पद पे बैठने से, मगर उस पद पे बैठने से पहले और शक्तियाँ प्राप्त करने से पहले क्या भैया उनका निर्वाचन जरूरी है। तो हाँ सर, 54 च से निर्वाचन का च, तो 54 हो गए सर राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। तो निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति जी के निर्वाचन मंडल में कौन कौन आते हैं, कौन कौन उनको चुनाव में मतलब उनके निर्वाचन में मत देते हैं। सर आ गया 54 में हो गया निर्वाचन मंडल। सर 55 में हो गया निर्वाचन मंडल, तो बन गया मतलब कौन कौन लोग वोट देंगे ये तो डिसाइड हो गया भाई 54 में कि हम निर्वाचन मंडल के सदस्य हम वोट देंगे, मगर किस प्रक्रिया से आप वोट देंगे, अंगूठा लगा के पेज में लिख के किस प्रक्रिया से। इसलिए दोस्तों जस्ट निर्वाचन मंडल के बाद अगला प्रोसेस आता है प से 55 का 5, प से निर्वाचन की प्रक्रिया। तो निर्वाचन मंडल और निर्वाचन की प से 5, प से 55, प से प्रक्रिया, याद रखिएगा, ऐसे ही याद करवाऊंगा आपको, एक एक चीज़ आपके दिमाग में उतर जाएगा। तो निर्वाचन की प्रक्रिया फिर आता है सर आपका 56 में, जब निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हो गई तो बताइए अब राष्ट्रपति जी कितने समय के लिए नियुक्त होंगे, तो अर्थात वह 56 के तहत कितना कार्यकाल के लिए नियुक्त होंगे निर्वाचित होने के बाद। तो 56 में आ जाएगा राष्ट्रपति जी का कार्यकाल। और जब इनका कार्यकाल होगा तो क्या इनका फिर से पुनः निर्वाचन होगा, जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो क्या पुनः निर्वाचन करना होगा। तो पुनः निर्वाचन कब करना होगा, कितने दिन पहले करना होगा, तो कार्यकाल समाप्ति के बाद या समाप्ति से 6 महीने पूर्व करना होगा, तो कार्यकाल के बाद ही पुनः निर्वाचन करना होगा। तो कार्यकाल के दौर चलते ही 6 महीने पहले पुनः निर्वाचन करना होगा। तो पुनः निर्वाचन आता है आपको 57 में। ठीक, फिर पुनः निर्वाचन होगा तो फिर आपको निर्वाचन मंडल बनेगा, फिर निर्वाचन प्रक्रिया चलेगी, फिर कार्यकाल डिसाइड होगा, तो याद रखेंगे 57 में आपको ये होगी। इस तरह की कहानी से याद रहेगा कि राष्ट्रपति का पद है 52 में, उस पद पे बैठे व्यक्ति को उसकी शक्तियाँ मिल जाती है 53 के तहत। 54 में सर उसका निर्वाचन के मंडल की, उसके निर्वाचन में कौन कौन लोग वोट देंगे, और उस पर प से 5, प से 55, प से प्रक्रिया, अर्थात उस किस प्रक्रिया से निर्वाचन मंडल में वोट देंगे। जब वोट जीत गए भाई, निर्वाचित हो गए, तो उनका कार्यकाल कितने समय का रहेगा। फिर कार्यकाल के बाद जब उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला होगा तो नए राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन किया जाएगा। तो 57 में पुनः कार्यकाल। 58 में अगर पुनः निर्वाचन कर रहे हैं तो क्या भाई उनकी योग्यता जानते हैं। तो 58 में आ गया भैया उनका क्या, कि उनकी योग्यता, 58 में आ गए योग्यता, ये राष्ट्रपति जी की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति के पद पे आपको बैठना है तो क्या क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए और उसके बाद अब किन किन शर्तों का पालन करेंगे। तो हो गए भाई शर्तें, 59 हो गई शर्तें। उस योग्यता रखने के बाद आपको किन किन शर्तों का पालन करना है, शर्तें 59। 60 से 60, 60 से शपथ, फिर उस शर्तों का पालन करने के बाद आपको कुछ शपथ लेने होंगे। तो 60 से 60, 60 से शपथ, आपको शपथ लेंगे। और अगर आप कुछ गलत करते हैं तो दोस्तों आपको भी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसलिए आत्मविश्वासी होकर के ओवर कॉन्फिडेंस में काम ना करें, जिम्मेदारी को समझे। 61 हो गया महाभियोग, जो कि पूछता है सीधे सीधे अनुच्छेद पूछता है। राष्ट्रपति जी का शपथ किस में आता है, 60 में। ये महाभियोग किसके तहत चला सकता है, अनुच्छेद 61 के तहत, याद रखिएगा। राष्ट्रपति जी का महाभियोग अनुच्छेद 61 में। और दोस्तों पूरी अवधि का बात हो रहा है, तो हाँ सर उनकी अवधि का बात हो रहा है, किस अवधि तक राष्ट्रपति कोई रह सकता है। 62 साल की अवधि, कौन सी अवधि तक, या 62 साल, 65 साल, जो भी। तो हाँ सर आपको पूरा 52 से लेकर के 62 तक मैंने एक शॉर्ट कहानी के माध्यम से, एक समझ के माध्यम से आपको उम्मीद कोशिश किया हूँ कि आपको समझ में आ जाए, है ना। सर क्या है सर, मेरे साथ सब दोहराइए। सर 52 में है राष्ट्रपति का पद, दोहराइए दोहराइए, साथ में बोलिए। आप जहाँ ही बैठे वहीं बैठे बैठे बोलिए। 52 में राष्ट्रपति जी का पद, तो उस पद पे बैठेंगे तो पद पे बैठते साथ मिलेगी क्या, शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति जी की शक्तियाँ 53 में।
54 में उनका निर्वाचन मंडल कि कौन कौन लोग उनके वोट देंगे। 55 में प से 5 प से 55 प से प्रक्रिया। तो सर आपका प्रक्रिया में कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है उनकी, कैसे कैसे निर्वाचन होगा, वो प्रोसेस प्रक्रिया क्या है। सर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद क्या होंगे वो, सर प्रक्रिया पूर्ण होगी तो उनकी वो निर्वाचित हो जाएंगे तो उनको कार्यकाल डिसाइड होगा, इसलिए 56 में उनका कार्यकाल आ जाएगा क्योंकि कितने कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं। फिर 57 में सर वो जब पूरा उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले फिर पुनः निर्वाचन होगा, तो 57 में हो गया पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचित होंगे तो 58 के तहत आप देखेंगे क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो 58 में आ गया योग्यता राष्ट्रपति जी की। 59 में आ जाएंगी कि उस योग्यता के बाद भी उनको कौन कौन सी शर्तों का पालन करना होगा। तो 59 में आ गई शर्तें। और उन शर्तों के बाद राष्ट्रपति पद पर बैठने से पहले अनुच्छेद 60 के तहत उनको 100 से 60 से शपथ लेना होगा। 60 में हो गया शपथ, ये शपथ लेंगे भाई कि हाँ संविधान का चाहे जिसका भी ठीक। फिर अनुच्छेद 61 में क्या होता है, 61 में ये राष्ट्रपति जी को हम हटा भी सकते हैं महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग। और लास्ट में आपका बारी आता है सर पूरी अवधि कि किस अवधि किस उम्र तक के व्यक्ति बन सकते हैं, इस तरीके से अब याद रखने के लिए अनुच्छेद 62 में हो गया अवधि। तो 52 से लेकर के 62 तक इस तरीके से अब याद रखिए कि भाई कोई ना कोई पद, उस पद पर बैठने शक्ति मिलेगी, उसका फिर निर्वाचन मंडल होगा, निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, निर्वाचन में उनको भाई कोई ना कोई कार्यकाल होगा, कार्यकाल का फिर पुनः निर्वाचन होगा, पुनः उनको कोई ना कोई योग्यता होगी, है ना। इस तरीके से योग्यता होगी, शर्तें होंगी, शपथ होंगी। तो योग्यता, शर्तें, शपथ, योग्यता, शर्तें, शपथ, महाभियोग और अवधि, इस तरीके से आपको पूरा ध्यान में होना चाहिए। अब इतना जब आप जान लिए हैं तब हम प्रवेश कर सकते हैं कि हाँ सर 52, 53, 54 हम सबको पढ़ सकते हैं कि राष्ट्रपति जी का पद, कार्यपालिक शक्तियाँ, निर्वाचन मंडल, इनको हम पढ़ेंगे। जिसमें आपको समझने वाला काम ये है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बाकी ये सब तो एक बिंदु का है कि उनका कार्यकाल कितने साल का होता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। मरिया आपकी बड़ी चीज़ है निर्वाचन मंडल क्या है, उनका निर्वाचन प्रक्रिया कैसे चलती है। ठीक, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति जी का पद 52 में है, वो सब हम जान चुके हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे कंटेंट की ओर, जहाँ से हमारे कंटेंट वाले ने आज कंटेंट डेवलप किया है। तो आइए बहुत मेहनत के साथ, तो आज आप पढ़ रहे हैं भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद कितने में था सर, अनुच्छेद 52 में। मैं बोला ना क्लास में ही अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो एक बिंदु आपके दिमाग में तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात राष्ट्रपति का पद होगा। ये अनुच्छेद 52 में ही बात बोला गया है। तो यही पूछता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, या किस अनुच्छेद में बात की गई है। तो अनुच्छेद 52 में। भारतीय राष्ट्रपति को वर्तमान में हॉनरेबल प्रेसिडेंट, या ऑनरेबल होगा, हॉनरेबल लिख दिए हैं, और राष्ट्रपति महोदय या भारत के अंदर तथा हिज एक्सीलेंसी भारत के बाहर कहते हैं। तो भारत के अंदर हमारे राष्ट्रपति जी को क्या क्या नाम से बोलते हैं, ऑनरेबल, ऑनर, इट्स ऑनर हो गए, हॉनर लिख दिए, इट्स ऑनर टू, इट्स ऑनर, ऑनरेबल, ऑनरेबल माने आदरणीय प्रेसिडेंट साहब या राष्ट्रपति महोदय साहब। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदय, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, या दोस्तों ये सब भारत के अंदर इनको इस नाम से हम संबोधन देते हैं। और भारत के बाहर इनको कहा जाता है हिज एक्सीलेंसी। भारत के बाहर उनको कहते हैं हिज एक्सीलेंसी। ठीक, ये बात भी ध्यान रखिएगा। कहीं पूछ लिए भारत के अंदर उनको किस नाम से संबोधन दिया जाता है, भारत के बाहर तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अनुच्छेद 53 भाई हो गया, अगर भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं। मुद्दा था सर आपका सभी अनुच्छेद 53 है ना। सर 53 में राष्ट्रपति जी को उनकी शक्तियाँ मिल रही थी। तो देखिए शक्ति, तो सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अर्थात कार्यपालिका की जितनी भी शक्ति, कार्यपालिका में कौन कौन थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये जितने, इन सब की जितनी भी शक्तियाँ हैं, सभी शक्तियों के मेन सोर्स, मेन केंद्र, ये सभी किनके अधीन होकर के कार्य कर रहे हैं, किनको अपना लीडर मान के काम कर रहे हैं, किनके नाम से यह कार्य कर रहे हैं, तो वह है दोस्तों आपके राष्ट्रपति जी। तो सभी कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, सभी कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति साहब में निहित, इसलिए राष्ट्रपति की शक्ति हो गई अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 53 पूछेगा कि सभी कार्यपालिक शक्ति किस में निहित है, तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति में निहित है। पूरी कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है, तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति जी में निहित है। इसी क्वेश्चन को वहाँ पूछता है। फिर पूछेगा अनुच्छेद कौन सा है, तो आप बोलेंगे 53। तो शक्ति से देखिए, शक्ति से बन गया ना 53 से पूरा काम। यस, मगर मुद्दा आता है यहाँ से कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ठीक है, अर्थात उनके निर्वाचन में कौन कौन लोग वोट देंगे। तो है अनुच्छेद 54, च से 54, च से निर्वाचन का च, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें
अब कौन कौन लोग होते हैं भाई सदस्य उसमें? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अर्थात जो भी लोकसभा राज्यसभा हम जो संसद हैं जो निर्वाचित हैं वो सारे निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, याद रखिएगा। अगर यह शब्द लिखे निर्वाचित सदस्य तो मनोनीत सदस्य कभी भी राष्ट्रपति जी के चुनाव में वोट नहीं देते हैं, क्योंकि मनोनीत तो खुद राष्ट्रपति साहब ही उनको करते हैं। तो राष्ट्रपति साहब ही उनको मनोनीत करते हैं, तो भाई जिनको मैं मनोनीत करूँगा तो मुझे वोट देंगे ही ना, इसको तो पक्षपात हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मनोनीत सदस्यों को इसमें हटा दिया जाता है कि भाई आपको तो खुद राष्ट्रपति जी ही नियुक्त करते हैं, तो आप उनके प्रति वफादार रहेंगे ही, इसलिए आपको इसमें वोट देने का अधिकार नहीं है। ऐसे करके आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति जी के निर्वाचन सबसे पहला बात कि लोकसभा और राज्यसभा या दोनों सदन के या संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य ही उनको वोट देते हैं। मतलब लोकसभा के सारे सांसद, राज्यसभा के पूरे सांसद ही उनको वोट देते हैं। ठीक है, पहला बात। ये तो हो गया केंद्र स्तर का बात। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित शब्द ध्यान रखेंगे हर बार। आते हैं पॉइंट 2 पे, केंद्र सरकार खत्म, तो आते हैं राज्य सरकार पे कि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, अर्थात के आपकी जो राज्य में विधानसभा है वहाँ जितने विधायक जो निर्वाचित हुए विधायक हैं, मनोनीत विधायक नहीं, यहाँ भी निर्वाचित सदस्य निर्वाचित विधायक राज्य विधान के सभा के केवल वही आपके वोट देंगे राष्ट्रपति जी को। ठीक, ये दोस्तों हमारे पूरे राष्ट्रपति जी का आपको दिख रहा है यहाँ पर क्रम बना हुआ है। ठीक, इनके बाद हमारे आ जाएंगी द्रौपदी मुर्मू जी। तो राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति, आपको पता ही है। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन जी, फिर वी गिरी जी, फखरुद्दीन अली अहमद जी, नीलम संजीव रेड्डी जी, ज्ञानी जैल सिंह जी, रामास्वामी वेंकटरमन जी, शंकर दयाल शर्मा जी, के आर नारायणन जी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब जी, प्रतिभा पाटिल जी, प्रणब मुखर्जी जी, रामनाथ कोविंद जी, और अभी आपके हैं भैया कौन? अभी है सर आपकी द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक, तो भाई इसी से पूछ लेता है द्रौपदी मुर्मू जी कितने नंबर की प्रेसिडेंट है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इनके बाद द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं, तो भैया वो कितने नंबर की हो गई? 15वें नंबर की। ठीक, तो द्रौपदी मुर्मू जी एक बार आपको इसी में दिखा रहा हूँ ताकि टाइम ना लगे आपका। फिर आपको इमेज देखे ही होंगे आप में से जो भी। तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं क्या है राष्ट्रपति हैं, 15वें नंबर की व्यक्तिगत राष्ट्रपति हैं। और द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे एक महिला राष्ट्रपति दिख रही है, प्रतिभा पाटिल जी। तो इसका मतलब वो पहली महिला राष्ट्रपति तो नहीं है, मगर पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जरूर है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी हैं और वो एक महिला है, इसलिए भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। और इसी में देखिए कितने सम्मान की बात है कि भारत के आज सबसे बड़े पद पर एक आदिवासी महिला जी विराजमान है। तो सोचिए, इसी से पता चलता है कि लोकतंत्र की शक्ति क्या है, लोकतंत्र किनको बैठा सकता है। नहीं तो आज राजतंत्र होता दोस्तों तो आदिवासियों के पता ही कितने पीछे थे वो। महाराज विकास क्रम में देखिए आप कि हमारे देश के सबसे सर्वोच्च सम्मानजनक पद पे आज बैठी हैं आदिवासी महिला जी। तो इसी को कहते हैं लोकतंत्र की शक्ति, है ना। चलिए, तो कितने नंबर की हैं? 15वीं नंबर की हैं। पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। दिख रहा है आपको? यस, दिख रहा है। 50 से 62 तक लगभग 12 साल रहे हैं वो राष्ट्रपति। ठीक, फिर आपको वही 62, 5, 67 और आपका 67, 68, 69। जाकिर हुसैन जी केवल 3 साल दिख रहे हैं, 69 से 74। जाकिर हुसैन जी का कार्यकाल कम दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक, उसमें छिंट वाले पॉइंट यहाँ पे हम कर लेते हैं हाईलाइट। 69, 5, 74, 74, 377। देखिए भी 74, 377। तो फखरुद्दीन अली अहमद जी, जाकिर हुसैन जी कम कार्यकाल के लिए रहे हैं। फिर नीलम संजीव रेड्डी जी 77, 5, 82। तो ये सही है। फिर सर आपका देखिए, याद कीजिए आपके 74 से जो 77 का कार्यकाल है फखरुद्दीन अली अहमद जी जब है, इसी समय आपको क्या लगा था? आपातकाल लगाई थी इंदिरा गांधी सरकार जी ने, है ना। दिख रहा है आपको फखरुद्दीन अली अहमद जी थे उस समय। और 77 में आपको पता है इंदिरा गांधी सरकार गिर गई थी, इसलिए फिर ये भी पद से हट गए और तो फिर पद पे नीलम संजीव रेड्डी जी 77 से 82 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब। तो इसलिए फखरुद्दीन अली अहमद से नीलम संजीव रेड्डी जी कैसे आए आपातकाल के दौरान, ये आपको ध्यान रहेगा। 82, 5, 87 ज्ञानी जैल सिंह जी, 87, 5, 92, 92, 5, 97, 97, 5, 2002, 2002, 5, 2007, 2007, 5, 12, 12, 5, 17, 17, 5 क्या हो गया भैया आपका
17 5 22 और 22 5 आपका 27, तो 22 से 27 तक आपकी रहेंगी राष्ट्रपति हमारी फर्स्ट आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक, याद रखेंगे। इसमें आपको इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे कम कार्यकाल किनका है? जाकिर हुसैन साहब जी का है, और दोस्तों आपके फखरुद्दीन अली अहमद जी का है। ठीक, याद रखेंगे। और ये जो फखरुद्दीन अली अहमद जी उस समय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति थे 74 से 77 के बीच में, और 77 में आपके फिर इंदिरा गांधी सरकार गिरी, जनता पार्टी ने सरकार बनाई। तो जनता पार्टी जैसे सरकार में आई, उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी जी को राष्ट्रपति बनाया। क्लियर? आइए फिर पूछ लेगा भैया इसमें आपको कुछ प्रमुख चीज़ें पूछ लेगा तो आपको याद होना चाहिए। सर हमारे द्रौपदी मुर्मू जी कितने नंबर के? 15वीं। रामनाथ कोविंद जी 14वें नंबर के, प्रणब मुखर्जी 13वें नंबर के, प्रतिभा पाटिल जी 12वें नंबर के, एपीजे अब्दुल कलाम जी सगुन के पैसे 1-1 रुपया 11वें नंबर के। तो आपको कम से कम 11 के बाद से पूरा पता रहना चाहिए क्रम। तो 11वें नंबर पे थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, फिर प्रतिभा पाटिल जी 12वें नंबर पे, 13वें नंबर पे, 14वें नंबर पर, और द्रौपदी मुर्मू जी 15वें नंबर पर। और आपको पूरा क्रम भी याद होना चाहिए, ये क्रम भी पूछता है कई बार आपके संविधान के पेपर में, पूरा क्रम दे देता है राष्ट्रपति का कि किन के बाद कौन कौन राष्ट्रपति बने। तो उसको एक राइम बना के याद रख लीजिएगा आप। ठीक, मैं आपको सम्मान में गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ, बच्चों के भविष्य के अच्छे के लिए उनको याद कराने के लिए आप याद कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ एक हिंट बनाने का जिससे आप याद रख सकें। तो आइए कोशिश करते हैं। राजा के राधा की हुस्न देखकर गिर पड़े अली अहमद, तब नीलम संजीव की, तब नीले ज्ञान के तब राधा का हुस्न देखकर गिर पड़े अली अहमद, तब नीले ज्ञान में रम कर से हो जाएगा रमन जी, वेंकट रमन जी, है ना। तो रामास्वामी वेंकट रमन। ठीक, या इसको राम ही कर देते हैं। तब नीले ज्ञान में राम जी शंकर दयाल शर्मा, शंकर नारायण जी, देखिए सब भगवान का नाम है, नारायण जी। तो राजा की राधा का हुस्न देखकर गिर पड़े अली अहमद, इतना हो गया। तो राजा की राधा का हुस्न देखकर गिर पड़े अली अहमद, 5 हो गया कंप्लीट। तब नीले ज्ञान की कलम में, तब नीले ज्ञान में डूबकर राम शंकर और नारायण जी, कौन? राम शंकर नारायण जी। तो राम सो गया रामास्वामी, शंकर सो गया शंकर दयाल शर्मा, नारायण जी सो गया के आर नारायणन। तो राम शंकर नारायण जी हैं। उसका तो आपको इधर का तो पता ही है। राम शंकर नारायण जी ने अब्दुल जी, प्रतिभा जी, प्रणब मुखर्जी जी, रामनाथ कोविंद जी, और इधर का तो आपको याद होगा ही, रामनाथ कोविंद जी के बाद, मैंने इनके बाद से एपीजे अब्दुल साहब के बाद से, इसको आपको टेंशन नहीं है, बस यहीं तक आपको ध्यान रखना था। चलिए एक ट्रिक बन गया क्या, कि राजा की राधा का हुस्न देखकर गिर पड़े अली अहमद, तब नीले ज्ञान में डूबकर राम शंकर नारायण जी हाजिर हो गए। तब नीले ज्ञान में डूबकर राम शंकर नारायण जी हाजिर हो गए। तो राजा सो गया राजेंद्र प्रसाद जी, राधा सो गए सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब जी, राजा की राधा का हुस्न देख के हो गए भाई आपके जाकिर हुसैन जी, राजा की राधा का हुस्न देखकर गिर पड़े तो बीबी गिरी जी, है ना, गिर पड़े अली अहमद हो गए फखरुद्दीन अली अहमद जी, 5 ये हो गया। फिर नीले कलम, हाँ, तो नीले सो गए दोस्तों आपके नीले ज्ञान के सागर में डूबकर, हाँ। तब नीले सो गए नीलम संजीव रेड्डी जी, ज्ञान सो गया ज्ञानी जैल सिंह जी। तो नीले ज्ञान के सागर में डूबकर राम शंकर नारायण जी हाजिर हुए। तब नीले ज्ञान की सागर में, तो नीले सो गए नीलम संजीव रेड्डी जी, ज्ञान सो गए ज्ञानी जैल सिंह जी, राम जी सो गए आपके यहाँ दिख रहे रामास्वामी वेंकट रमन जी, और राम शंकर नारायण जी, तो शंकर सो गए आपके भैया शंकर दयाल शर्मा जी, और यहाँ नारायण सो गए के आर नारायणन जी। और आपको कभी भी इसका क्रम देगा तो इस छोटे से ट्रिक से, कि राजा की राधा का हुस्न देखकर गिर पड़े अली अहमद, तब नीले ज्ञान के सागर में डूबकर राम शंकर नारायण जी हो गए हाजिर। ठीक, इसको याद रखिएगा। राजा की राधा का हुस्न देखकर गिर पड़े अली अहमद, तब नीले ज्ञान के सागर में डूबकर
राम शंकर नारायण जी हो गए हाजिर। ठीक, चलिए कोशिश किया था भाई, अच्छा लगा तो याद रहेगा। बाकी एपीजे अब्दुल कलाम साहब, प्रतिभा पाटिल जी, प्रणब मुखर्जी जी, रामनाथ कोविंद जी, और इसके बाद आपकी द्रौपदी मुर्मू जिनका आप नाम जानते हैं। ठीक, चलिए भैया, तो आपको इन चित्रों का याद भी रहेगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपातकाल में फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी जी को भी याद रखिएगा। चलिए, आपातकाल के समय ये थे, फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। चलिए, अनुच्छेद 55 दूसरा आपने देखा, निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं। निर्वाचन मंडल में शॉर्टकट में रचना का तरीका, एक सेकंड रुकेंगे भैया, थोड़ा हम भी 1 मिनट देख लें, कुछ हमें हमारे चलिए, तो आपका एक इनसे पहले थोड़ा अधूरा सा ज्ञान है, इनका कंटेंट थोड़ा अच्छा नहीं है, तो हम चेक कर देते हैं उसको अपने कंटेंट से, है ना। चलिए भैया, तो आइए हम आपको कुछ अनुच्छेद 52 से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ें बता देते हैं। ठीक, आइए सर, अनुच्छेद 52 आप पढ़े थे सर, आपने पढ़ा अनुच्छेद 52, इसमें था राष्ट्रपति जी का पद, है ना, कि राष्ट्रपति जी का पद, इसमें था आपका राष्ट्रपति का पद, ठीक। तो राष्ट्रपति का पद पूछ लेते हैं, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, तो बोलेंगे सर राष्ट्रपति जी का पद जो है वो यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है राष्ट्रपति का पद। ठीक सर, राष्ट्रपति के पद को ही नाम मात्र का प्रमुख बोलते हैं। क्या, नाम मात्र का प्रमुख, क्योंकि हमारे यहाँ मेन कार्यकारिणी प्रमुख कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी, इसलिए नाम मात्र का प्रमुख बोलते हैं। ये पूछ लेगा कभी तो। औपचारिक प्रमुख भी नहीं कहते हैं, नाम मात्र का प्रमुख ही नहीं, औपचारिक प्रमुख, ये औपचारिक रूप से प्रमुख हैं। इन शब्दों का ध्यान रखिएगा, इन्हीं शब्दों से आपके क्वेश्चन बनेंगे कि भारत में औपचारिक प्रमुख कौन है। भारत में नाम मात्र का प्रमुख किन्हें कहा जाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसा देगा, औपचारिक प्रमुख। वास्तविक प्रमुख दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। और कभी बोल दे कि राज्य प्रमुख, या ध्यान देंगे यहाँ पे एक चीज बहुत बड़ा सिखाऊंगा, राज्य प्रमुख, तो सारे राज्यों के प्रमुख के रूप में भी दोस्तों आपके कौन होते हैं, हेड ऑफ स्टेट, HO, हेड ऑफ स्टेट, HOS, हेड ऑफ स्टेट। तो सारे राज्य प्रमुख भी आपके दोस्तों यही होते हैं, राष्ट्रपति जी, क्योंकि देखिए ये सारे राष्ट्रों के प्रमुख हैं, तभी तो हर राष्ट्र में इनके प्रतिनिधि राज्यपाल लोग उनके अंदर काम कर रहे हैं ना। इसलिए याद रखेंगे कि राज्य प्रमुख भी कौन होते हैं, तो आप राज्यपाल मत मारिएगा, राज्य प्रमुख अगर सिर्फ शब्द दिया है राज्य प्रमुख, तो आप याद रखेंगे वो राष्ट्रपति जी को ही कहा जाता है। मगर अगर लिख दे राज्य में प्रमुख, ये राज्य का प्रमुख, तो अगर में और शब्द लिखे, में या का लिखे, तब आपको राज्यपाल मारना। मगर सिर्फ बोले राज्य प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट, तो याद रखिए राष्ट्रपति जी को ही वो कहा जाता है। और संवैधानिक स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रपति बराबर हैं ब्रिटेन की रानी के किसके अनुसार, संवैधानिक स्थिति के अनुसार। संविधान में जो स्थिति है, तो संविधान में जो स्थिति ब्रिटेन की रानी का है वही हमारे भारत के राष्ट्रपति का है, इसलिए संवैधानिक स्थिति के अनुसार। तो ये पूछ लेगा कि संवैधानिक स्थिति के अनुसार ब्रिटेन की रानी के बराबर कौन है, तो आप बोलेंगे भारत के राष्ट्रपति, संवैधानिक स्थिति अनुसार। ठीक, और राज्य प्रमुख की जगह अगर मैं हिंट अलग से लिख दे रहा हूँ, अगर कभी आपको बोल दे राज्य का, या इसका की जगह पे आप लिख दे राज्य का या राज्य में प्रमुख, बीच में आपका का या में आएगा ही, तब आप लेंगे इसका आंसर राज्यपाल। ठीक है, राज्य का नाम मात्र का प्रमुख, राज्य का औपचारिक प्रमुख, राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख है, राज्य में प्रमुख, तब आप लेंगे राज्यपाल। मगर अगर दिया सिर्फ राज्य प्रमुख, ना का ना में, कुछ नहीं, तो राज्य प्रमुख दोस्तों आपके होते हैं राष्ट्रपति जी ही, तभी तो उनके प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ पे राज्यपाल लोग शासन कर रहे हैं ना। तो राज्यपाल को कौन भेजते हैं, वहाँ राष्ट्रपति जी। तो रियल मायने में राज्यपाल उस राज्य में रह के राष्ट्रपति जी के कहने पर शासन कर रहे हैं, इसलिए राज्यों के प्रमुख भी कौन हुए,
राष्ट्रपति जी, इसलिए हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटेन की रानी का दोनों की संवैधानिक स्थिति एक बराबर है। ठीक, चलिए, इस ब्रिटेन में पूरा कार्यकाल जो है, काम हम जो है प्रधानमंत्री संभालते हैं, वैसे हमारे भारत में भी प्रधानमंत्री संभालते हैं। ठीक, राष्ट्रपति का जो पद है कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। सारे क्वेश्चन आपके अनुच्छेद 52 से पूछता है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? चलिए, पिछले 53 में इनकी कि सारा जो कार्यपालिक शक्ति हैं वो आपके राष्ट्रपति जी में निहित है। तो अनुच्छेद 53 तो आप जानते ही हैं कि सारी कार्यपालिक शक्तियाँ, अनुच्छेद 53 कि सारी कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति जी में निहित है। बस इस उतना ही ध्यान रखिए, राष्ट्रपति में निहित है। तो पूछता है सारी कार्यपालिक शक्ति किस में निहित है? तो बोलेंगे भैया राष्ट्रपति जी में निहित है। किस अनुच्छेद के तहत? भैया अनुच्छेद 53 के तहत। पूरी ही कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां किस में निहित है? तो राष्ट्रपति जी में निहित है। इसलिए सबके सब जवाबदेह किसके प्रति होते हैं? सबके सब जवाबदेह भी होते हैं राष्ट्रपति जी के प्रति। ठीक, आइए, तो 52-53 भैया पढ़ लिए। अब बारी आएगी आपकी 54 की। ठीक, लिख देता हूं मैं अनुच्छेद 54, 52-53 आप देख लिए। अनुच्छेद 54 देखिए, निर्वाचक मंडल। तो बोला निर्वाचक मंडल, तो भाई 54 में हाँ सर, निर्वाचन मंडल। तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं उसको हमको देखना है। इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। क्लियर? और तो भारत देखिए, राष्ट्रपति जी का जो पद है वो तो लिया गया अमेरिका से, मगर राष्ट्रपति जी का निर्वाचक मंडल लिया गया है आयरलैंड से। यह बात याद रखिएगा। ठीक, तो आयरलैंड से लिया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति का पद लिया है भैया अमेरिका से, और उनका जो निर्वाचक मंडल है कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य हो, ये चीज़ें ली गई हैं कहाँ? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, आइए, निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं? निर्वाचन मंडल का मतलब ये कि भैया उनके निर्वाचन में कौन कौन लोग वोट देंगे। तो आप लिखिए मेरे साथ। सर, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो आपके कूटों में क्वेश्चन बनता है, कूट के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि आयरलैंड से लिया गया है ना? हाँ, अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति जी का निर्वाचन मंडल। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से आप समझते हैं कि आयरलैंड से लिया गया है, अनुच्छेद 54 में है। फिर इसके बाद लिखिएगा कि इसमें वोट देते हैं। आप एक शब्द लिखेंगे, पहले मैं बता रहा हूँ उसी में, पहला शब्द निर्वाचित सदस्य लिखिए। क्या? निर्वाचित सदस्य। हमेशा इसको बात को याद रखना है कि निर्वाचित सदस्य ही वो शब्द है जिससे आपका पूरा खेल खेलता है एग्जाम में, क्योंकि इसी जगह आप मनोनीत सदस्य भी घुसा देते हैं, सभी सदस्य भी लिख देते हैं। इस निर्वाचित सदस्य से ही फिर आपका लिखेंगे आप क्या? किसमें? आपके लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन दोनों के ही निर्वाचित सदस्य जो हैं वही वोट देते हैं आपके। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं किसको? राष्ट्रपति जी के वोट में, मनोनीत सदस्य नहीं। ठीक है, मनोनीत सदस्य के पद तो ऐसे भी हटा दिए गए। राज्य विधानसभा के भी, और के फिर आता है राज्य विधानसभा के भी, विधानसभा ध्यान देंगे कि शब्दों पे, सभा के भी निर्वाचित सदस्य। तो कहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग देते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और उसके बाद लिख लीजिए तीसरा हिस्सा, दिल्ली प्लस पौंडीचेरी विधानसभा के भी। तो दिल्ली और पौंडीचेरी, दिल्ली विधानसभा, पौंडीचेरी विधानसभा, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा है और पौंडीचेरी में विधानसभा है, तो इन दोनों ही विधानसभाओं के भी केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट देते हैं। तो अब जाके आपका पूरा होता है कि राष्ट्रपति जी के वोट में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा जितने भी राज्य हैं
पूरे राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, और दोस्तों आपके दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रहेगा। याद रखेंगे। और अब इसी में कुछ शब्दों में बता दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रखना है। कभी राज्य विधानसभा की जगह पे बोल दे, राज्य विधानसभा की जगह बोल दे राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो राज्य विधान परिषद अगर बोल दे तो आंसर हो जाएगा कि राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य वोट नहीं देते हैं। ये वोट देते हैं, ये भी वोट देते हैं, ये भी वोट देते हैं, मगर राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य बोले, मनोनीत सदस्य बोले तो आप मान लेंगे आंसर गलत। बोलते कभी भी आपका मनोनीत सदस्य, तो मनोनीत, इसको अलग से इसलिए हिंट करके लिखा रहा हूँ, मनोनीत सदस्य, तो मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते हैं राष्ट्रपति जी को। तो ये दोनों को अलग से ध्यान करके रख लीजिए कि राज्य विधान परिषद के सदस्य, मनोनीत सदस्य, इन लोग वोट नहीं देते हैं, इन दोनों को राष्ट्रपति जी के वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त है। स्टार मार्क कर दिया हूँ। और अब आप खुद बताइए क्या इसी से ही पूरा कूट का क्वेश्चन बनाते हैं कि नहीं वो? हाँ, और इसमें पूरा थोड़ा थोड़ा गेम खेल देते हैं। विधान आप देखेंगे, विधान ऐसे दिखेगा, लास्ट सभा की जगह जोड़ देंगे परिषद। सर सदस्य ऐसे दिखेंगे आपको, सदस्य में सामने निर्वाचित की जगह लगा देगा मनोनीत। याद रखना, मनोनीत शब्द आया, विधान परिषद शब्द आया, तो मनोनीत परिषद वाले को वोट देने का अधिकार नहीं है। क्लियर हुई बातें? मैं बोला ना यार, आपको निश्चिंत होकर पढ़िए, कुछ कंटेंट आपके लिए कहीं से नहीं बचेगा। देखिए हमारे कंटेंट वाले बना रहे हैं, फिर मैं एक पुस्तक लेके आपके लिए बैठ रहा हूँ, फिर अपना खुद का भैया नोट्स लेके मैं बैठ रहा हूँ, तो आपको कहीं से कोई कमी नहीं होने वाला है। आप बोला ना आपके जहाँ क्वेश्चन आने वाले हैं ना, जो भी व्यवहारिक ज्ञान, आजकल ऐसे ही सब ज्ञान क्वेश्चन आते हैं, सब क्वेश्चन बनेंगे आपके, कि आपको कितना भी घुमाएगा, अब आप नहीं भटकने वाले हैं, इन सब चीज़ों में नहीं फंसने वाले हैं। शुरू में आपके ये बता दूँ, शुरू में जो दिल्ली और पौंडीचेरी में लिखा हो ना, यहाँ लास्ट में दिल्ली और पौंडीचेरी, शुरू में ये इनको वोटिंग का अधिकार नहीं था, मगर 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को, तब 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को अधिकार मिला, और दोस्तों पौंडीचेरी को भी अधिकार मिला। 69वां और 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 91 और 92 द्वारा। पहले दिल्ली विधानसभा के लोगों को वोट का अधिकार मिला, फिर आपके पौंडीचेरी विधानसभा के लोगों को वोट का अधिकार मिला। ठीक, और दोनों लास्ट में इसी 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दोनों ही आपके निर्वाचन मंडल के सदस्य बन गए, है ना। अब भाई आपको एक वही बना देते हैं इसी में ही आपको, है ना। चलिए इसमें एक काम करते हैं, यहीं पे बना लेते हैं ताकि आपको और हिंट वाली चीज़ें याद रहे। अब इस तरह के क्वेश्चन नंबर्स पे दे देते आपको याद होना चाहिए। देखिए भाई, एक है सर आपका लोकसभा, एक सर लोकसभा, और एक दोस्तों आपका राज्यसभा। सर लोकसभा में टोटल सदस्य कितने हैं? सर लोकसभा में टोटल सदस्य हमारे 545। राज्यसभा में सर आपके 245 नहीं है, ठीक, हाँ वर्तमान में, ठीक। तो सर इसमें आपके 543 सदस्य, 543 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, और 2 सदस्य होते हैं मनोनीत। ठीक, राष्ट्रीय राज्यसभा में आपके 233 सदस्य, 233 सदस्य होते हैं निर्वाचित, और सर आपके बचे कितने? 45 करने के लिए बचे 12 सदस्य, 12 होते हैं मनोनीत। तो लोकसभा से केवल इन 543 लोगों को ही वोट देने का अधिकार है, इन 2 लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। सर राज्यसभा से 245 में से 233 लोगों को निर्वाचित जो उनको वोट देने का अधिकार है, तो वैसे जो 12 लोग हैं दोस्तों मनोनीत, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। ये बात भी आपको अब ध्यान रहेगा, ठीक।
सर जैसे आपके केंद्र में होता है क्या इससे सर? केंद्र में इधर बना देता हूँ, मैं चाहता हूँ एक ही जगह पे आपको सब मिले और सब खत्म। सर जैसे आपको केंद्र में होता है सर क्या? दो हिस्सा सर, एक लोकसभा, एक होता है सर आपका राज्यसभा। तो सर यहाँ लोकसभा के निर्वाचित सदस्य को अधिकार है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य को अधिकार है। वैसे ही केंद्र की तरह ही राज्य में दो हिस्से होते हैं, कई किसी किसी राज्य में होते हैं दो हिस्से, एक आपका सर विधानसभा, एक आपका विधान परिषद, है ना? क्योंकि राज्य विधानसभा, एक विधान परिषद। तो विधानसभा के सदस्यों को वोट देने का अधिकार है, निर्वाचित सदस्यों को विधान परिषद के किसी भी सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं है। क्लियर हो गई बातें? तो आपको ये ध्यान रखना, विधान परिषद वाला नहीं देगा, 545 में 2 मनोनीत सदस्य नहीं देंगे, और यहाँ में से 12 मनोनीत सदस्य नहीं देंगे। और यहीं से अब एक खेल खेला था कि बताइए केंद्र स्तर पर, ये पूछा केंद्र स्तर पर कितने मनोनीत सदस्य हैं जो राष्ट्रपति जी को निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं? तो आप बोलेंगे 12 राज्यसभा से और 2 लोकसभा से, अर्थात 12 और 2 14 सदस्य। 14 मनोनीत सदस्य हैं जो राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं केंद्र स्तर पर। तो इसको भी जोड़ करके पूछा था दोस्तों, आपको दे दिया था 12, आपको दे दिया था 2, आपको दे दिया था जोड़ के 14। तो लोगों को जो लोकसभा ध्यान में आया 2 मार दिए, जो राज्यसभा ध्यान में आया 12 मार दिए, इनको दोनों ध्यान में आया वो जोड़ के मारे भाई 14। कि संसद में, इसको ऐसे संसद में कितने मनोनीत सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं? तो बोलते भाई 2, 12, 14, आंसर है 14, कुल 14, 2 और 12 धन 14। तो मतलब क्वेश्चन वहीं से खेल देता है जो आपके सामने है कंटेंट। आपको अपना दिमाग ऑन रखना है, इसलिए आपके दिमाग में एक एक चीज उस तरीके से मैं डाल भी रहा हूँ। ठीक, चलिए। तो हाँ सर, आपने 52 देख लिया, 53 देख लिया और 54 देख लिया। अब बस सर बारी आती है आपके अनुच्छेद 55 की, प से 55, प से प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति जी के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, उनका निर्वाचन होगा कैसे? अब उस प्रक्रिया को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? इतना तो समझ में आया ही होगा, उम्मीद करता हूँ। क्या मेरे को कॉन्फिडेंस है कि भाई इतना तो आपके दिमाग में छप गया होगा पूरा। चलिए तो काम करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट दीजिए मुझे, देख लेता हूँ कुछ ज़्यादा कंटेंट लग रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, मैंने आगे कंटेंट चेक किया, कंटेंट बहुत ज़्यादा लंबा है, क्योंकि इसके बाद अब अनुच्छेद देखिए आपने 52 पढ़ लिया, राष्ट्रपति का पद, 53 पढ़ लिया, उससे जुड़ी सारी शक्तियाँ, कार्यपालिक शक्तियाँ राष्ट्रपति भी निहित है। अनुच्छेद आपने 54 पढ़ लिया कि निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं, किन किन बातों को ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी है, टोटल मनोनीत सदस्य कौन है जो वोट नहीं देते हैं, वो सारी चीज़ हम जान चुके हैं। तो इसके बाद अनुच्छेद 54 के बाद अनुच्छेद 55 आता है, जिसमें हम देखेंगे सर निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका या प्रक्रिया। तो उसको एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास से यहाँ से हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से इसके आगे हम कंटिन्यू कर लेंगे। और वहाँ से निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 55 निर्वाचन की प्रक्रिया से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। आज आप लोगों ने अनुच्छेद पूरा उसका बैकग्राउंड समझा। सर आपके भाग 5 में 52 से 151 तक अनुच्छेद आता है, केंद्र प्रशासन आता है, केंद्र प्रशासन में आपका कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, CAG आता है। फिर आपकी कार्यपालिका में सर आपके राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं। 52 से 78 तक का पूरा अनुच्छेद आता है। फिर 52 से लेकर 62 तक का पूरा अनुच्छेद सर आपका आता है राष्ट्रपति जी के अधीन, जिसमें आपने 52, 53, 54 पढ़ लिया है। बाकी अब 55 हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक, इस तरीके से हम क्रमागत रूप से सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए चलेंगे, हर एक चीज़ सीखते चलेंगे बिना किसी दिक्कत तकलीफ के। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, और उसी नेक्स्ट क्लास से अनुच्छेद 55 निर्वाचन की प्रक्रिया से हम चालू करेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, किन किन चीज़ों का उनके निर्वाचन में प्रयोग होता है, किस किस पद्धति का, किस किस तरीके से उनका निर्वाचन होता है, उस सबको हम प्रैक्टिकली समझने का, जानने का कोशिश करेंगे, ताकि आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे तो फिर उसमें हमारा कोई कॉन्सेप्ट हमारा मिसिंग ना हो उसमें। ठीक, तो ये अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। दुआ करता हूँ आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।